अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी पैकर खौफ का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। क्या हुआ मेरी जान। टीपू हसन का चेहरा तफक्कुरात की अमाजगा बन के रह गया। आप भी, मेरे बच्चे भी बेसहारा। ये आपने क्या किया टीपू, क्यों किया। वो इन्हीं अल्फाजों का विर्द करते हुए टीपू हसन की बाहों में फिर झूल कर रह गई। इसकी निगाहों में दुख का समंदर ठाटे मार रहा था। दोबारा बेहोश होने तक वो टीपू को ज़ख्मी निगाहों से घूरती रह गई, जबकि टीपू हसन इसकी नामुकम्मल जुमलों का मफहूम ही तलाश करते रह गए। फिर जब इसे होश आए तो इसने अपने आप को अपने ख्वाबगाह में अपने बेड पे पड़ा पाया। लम्हे भर के लिए तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब इसकी निगाहें अपने सामने बैठे टीपू हसन पे पड़ीं तो इसके जहन के पर्दे पर अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत परी पैकर रिजा मलिक का सरापा घूम कर रह गया। रिजा मलिक की काटदार बातें इसके दिमाग को गुलाम गर्दिश में चकराने लगी और इसने नफ़रत से अपना मुंह मोड़ लिया। वो टीपू हसन की सूरत तक देखना नहीं चाहती थी। क्या बात है दिलनशीन, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अगर मुझसे कोई ख़ता सरज़द हुई है या मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे बताओ तो सही। लेकिन इस तरह बेरुखी से मुंह मोड़ लेना या ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करना मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है। टीपू हसन ने अपने हाथों के कटोरे में इसका मासूम चेहरा लेकर इंतहाई मोहब्बत से और अपनायत से कहा, और वो ये देखकर उन्होंने बेतहाशा दुख पहुंचा कि दिलनशीन की हसीन आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इसने टीपू को उनके किसी सवाल का जवाब देने की जहमत गवारा न की और बदस्तूर रोती रही। प्लीज़ दिलनशीन, इस तरह चुप करके मुझे और दुख न पहुंचाओ। मुझे बताओ, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन बात तो करो। टीपू हसन की इस बात से दिलनशीन में ज़रा सी लचक पैदा की। इसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों की पुतलियाँ टीपू हसन की आंखों में पेवस्त करते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप वादा करें कि आप मुझे सच बताएंगे। दिलनशीन का लहजा टीपू हसन को उलझन में मुब्तला कर गया। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, मैं झूठ नहीं बोलता, और तुमसे झूठ बोलने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी नहीं, अपना दोस्त समझता हूँ, और मुझे तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कोई ख़ास या आम बात कभी छुपाई हो। बहरहाल, अगर मेरे वादा करने से तुम्हारे दिल को तसल्ली होती है तो मैं वादा कर लेता हूँ। टीपू हसन ने हस्बे आदत मोहब्बत भरे लहजे में कहा, और इसका नाजुक हाथ अपने हाथों में दरमियान लेके निगाहों में मोहब्बत के रंग भरे उसे घूरने लगा। ये रिजा मलिक कौन है? दिलनशीन ने मजबूत लहजे में दरियाफ्त किया, और अपने सवाल का रद्द-ए-अमल देखने के लिए टीपू हसन के चेहरे पे अपनी निगाहें गाड़ दीं। उसने देखा कि टीपू हसन की आंखों में रिजा मलिक का नाम सुन के गैर मानूस सी उलझन रक्सा होकर रह गई। वो चंद लम्हों के लिए खामोशी की चादर ओढ़े इसकी तरफ सोचों में गुम हो गए, जैसे दिमाग पे जोर डालकर रिजा मलिक नामी लड़की को तलाश कर रहे हों। रिजा मलिक? मुझे नहीं मालूम ये रिजा मलिक कौन है। मैं किसी रिजा मलिक को नहीं जानता। टीपू हसन ने फिर भरपूर एतमाद और यकीन से जवाब दिया तो दिलनशीन के लबों पे जहरीली मुस्कुराहट ने आन कर बसेरा कर लिया। मुझे मालूम था आप यही कहेंगे कि मैं किसी रिजा मलिक को नहीं जानता। दिलनशीन ने यह कह के इसकी जानिब फिर से मुंह मोड़ लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? आप यही कहेंगे जब मैं किसी रिजा मलिक नामी खातून या लड़की को नहीं जानता तो इसके अलावा और क्या जवाब दूं? टीपू हसन को दिलनशीन के अल्फाज और अंदाज बेरुखी बेहद गिरा गुजरा। अगर आप रिजा मलिक नामी किसी लड़की को नहीं जानते तो वो हमारी बेटी मलाइका की सालगिरह में कैसे आ गई, और उसने मुझे किस तरह शनाख्त कर लिया कि मैं टीपू हसन यानी आपकी बीवी हूँ? वो मेरे नाम से किस तरह वाकिफ़ हो गई? इसने ये क्यों कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे? पूरी यूनिवर्सिटी में आपकी और इसकी जोड़ी को पसंदीदा निगाहों से देखा जाता था।
अगर वो तालीम की गर्ज से बैरूनी मुल्क चली नहीं जाती तो आप इससे शादी कर लेते। दिलनशीन एकदम उनके करीब से उठ खड़ी हुई और इस तरह फटी के टीपू हसन गोश पोश के बुत बने सिर्फ इसे घूरते ही रह गए। इनकी समझ से बाहर था, आखिर दिलनशीन ये सब क्या बकवास किए जा रही है। इसके लबों से अदा होने वाले किसी भी लफ्ज़ की हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था और अब वो लौटकर इसलिए आई है कि इससे आप पर तरस आता है। आप किस तरह एक ढलती हुई उम्र की औरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आपको अपनी जवानी का तोहफ़ा देने के लिए इससे पहले कि दिलनशीन ने अपनी बात मुकम्मल कर पाती, टीपू हसन का हाथ उठा और पटाख की ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसके गालों पर अपनी उंगलियों के निशानात छोड़कर गया। दिलनशीन लड़खड़ा के रह गई। इसने हैरत से टीपू हसन की जानिब देखा जो गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख होती नज़रों से इसे घूर रहे थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं किसी रिजा मलिक नामी लड़की को नहीं जानता, लेकिन अब मैं ये जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये रिजा मलिक कौन है, इसने तुमसे ऐसी बकवास क्यों की है और इस सारी बकवास से इसका क्या मकसद है। टीपू हसन ने कहा और गुस्से से कमरे से निकल गया। वो एक सुपर स्टोर में टीपू हसन के साथ ख़रीदारी करने में मसरूफ़ थी। जब टीपू हसन अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेने दूसरे पोर्शन की जानिब गए तो ऐन इसी लम्हे हेलो दिलनशीन की मुतरन्नुम खेज़ आवाज़ सुनकर इसने जूँ ही पलट कर अपनी अकबी सिमत देखा तो रिजा मलिक को अपनी तमाम तर क़यामत खेजियों समेत जलवा अफरोज़ पाकर इसका दिल धक से रह गया। झुटला दिया ना तुम्हें, टीपू हसन ने यह कहकर वो मुझे नहीं जानते, रिजा मलिक ने सीने पे हाथ बांधकर एक अदा से कहा। दिलनशीन एक बार फिर बेहिस हरकत खड़ी से देखती रह गई। बेवकूफ़ औरत, अगर कोई भी मर्द शादी के बाद अपनी बीवी से अपनी महबूबा का जिक्र कैसे कर सकता है, वो भी मेरी जैसी महबूबा का जिक्र जिससे शादी करने के लिए वो आज भी तैयार बैठा है। रिजा मलिक के लबों पे दिलनशीन तबस्सुम ने बसेरा कर लिया था। तुम झूठ बोल रही हो, टीपू हसन तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे नाम से भी अनजान है। दिलनशीन ने हिम्मत करके जवाब दिया, लेकिन अपने लहजे में बेयकीनी गैर यकीनी इसे भी महसूस हो बगैर ना रह सकी। यही वजह थी कि इसकी ज़बान फिर लड़खड़ाने लगी। एक मर्द पर इतना भरोसा, औरत का यही अंधा एतमाद तो इसे ले डूबता है। तुम्हारी आंखें इस वक्त खुलेंगी जब मैं यानी रिजा मलिक तुमसे तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे से उनका बाप छीन के ले जाऊंगी। रिजा मलिक के इन लफ्ज़ों ने इसे हिला के रख दिया। वो खौफज़दा निगाहों से रिजा मलिक को घूरती रह गई और फिर इसको देखते ही देखते रिजा मलिक का इंसानी पैकर एक नागन के रूप में ढल कर रह गया। खौफ से दिलनशीन अपने आप में सिमट के रह गई। जाने क्यों इसे ऐसा महसूस होने लगा, अगर इसने जहरीली नागन से अपनी और बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज ना की तो ये नागन भी इसकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को डस कर इसमें दुखों का ऐसा जहर घोल जाएगी कि इसके और इसके बच्चों की खुशियाँ तड़प तड़प के दम तोड़ती रहेंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़रीना अख्तर ने इसकी माँ की ज़िंदगी में दुखों का जहर घोल कर उनकी ज़िंदगियों को एक सच्ची खुशी के लिए तरसा के रख दिया था। तो क्या वो भी अपनी माँ की तरह खामोश तमाशाई बन के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते देखती रहे? नहीं, वो अपनी पूरी कुव्वत से चीख पड़ी और चोट खाई नागन की मानिंद फुनकारती हुई बंदूक से निकली गोली की तरह सामने खड़ी रिजा मलिक पे झपट पड़ी। जहरीली नागन, मैं तेरा फन कुचल डालूंगी, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ उजाड़ने नहीं दूंगी। अगर टीपू हसन और स्टोर के मालिक को आने में लम्हा भर की ताख़ीर और हो जाती तो दिलनशीन इस लड़की की जान ले चुकी होती जो इस स्टोर की एक सेल्स गर्ल थी और दिलनशीन के साथ साथ चलती हुई इसे मुख्तलिफ अशिया की रियायती कीमतों से आगाह किए जा रही थी। दिलनशीन ने मार मार के इस बेचारी का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। टीपू हसन ने बड़ी मुश्किलों से इसे खींच कांच के सेल्स गर्ल्स के वजूद से अलग किया। छोड़ दीजिए मुझे, इस कुतिया की जान ले लूँगी। वो बदस्तूर भूखी शेरनी बनी हुई थी। आखिर बात क्या है, क्या हुआ है?
टीपू हसन ने उसे कस कर अपनी बाहों के घेरे में लिया। अगर वो ऐसा ना करते तो दिलनशीन फिर इस लड़की पे हमलावर हो जाती। यह कुतिया आपको मुझसे छीन के ले जाने की बात कर रही है, इससे पहले कि इसकी जान ले लूँगी, दिलनशीन ने नफ़रत से सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए कहा। इससे पहले कि दुकान का मालिक या टीपू हसन इस लड़की से कुछ पूछने के लिए अपने लबों को हरकत दे पाते, वो कहाँ गई। दिलनशीन ने रिजा मलिक की जगह एक दुबली पतली सेल्स गर्ल को पाकर हैरत से दरियाफ्त किया और अपने लफ्ज़ों से सभी को गरीब के हैरत कर डाला। वो कौन? टीपू हसन ने धड़कते दिल से दरियाफ्त किया। वो दुकान का मालिक और ज़ख्मी सेल्स गर्ल भी से घूर कर रह गए। वही रिजा मलिक और कौन? दिलनशीन के ऐन तवक्को के मुताबिक जो जवाब ने टीपू हसन में गोया बिजली भर के रख दी। उन्होंने दिलनशीन को अपने बाहों के घेरे से आज़ाद किया और हवा के बगोले की मानी पूरे जनरल स्टोर में चक्कर लगाते हुए रिजा मलिक को खोजने लगे। वो देखना चाहते थे ये रिजा मलिक आखिर कौन ज़ात शरीफ है, वो इनकी हंसती बसती ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़ी है। दिलनशीन को इनकी हस्ती से वज़न करने का क्या मकसद है और इस खेल के दर पर्दा वो किसका हाथ है। रिजा मलिक को पकड़ कर वो अपनी जहन में उठते इन सवालों के इसी से जवाब तलब करना चाहते थे, लेकिन खुदा जाने रिजा मलिक को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पूरे जनरल स्टोर का कोना कोना छान मारा, लेकिन रिजा मलिक का कुछ इल्म ना हो सका कि वो एकदम से कहाँ गायब होके रह गई। स्टोर के बाहर खड़े गनमैन सिक्योरिटी गार्ड ने भी किसी ऐसी औरत को स्टोर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा जो बकौल दिलनशीन के खूबसूरती का चलता फिरता इश्तिहार थी। ऐसी औरत के निकलते हुए देखने का सवाल तो जब पैदा होता जब मैंने ऐसी किसी औरत को स्टोर में दाखिल होते हुए देखा होता। सिक्योरिटी गार्ड के इस जुमले ने टीपू हसन को चौंकने पे मजबूर कर दिया। क्या मतलब? टीपू हसन ने अपनी हैरत को ज़बान बख्शी। मतलब तो साफ़ है साहब, मैं सुबह से यहाँ खड़ा रह कर ड्यूटी दे रहा हूँ। स्टोर का दाखिली व खारजी दरवाज़ा बस एक ही रास्ता है और मैं सुबह से अब तक, या यूँ कह लीजिए आप लोगों के स्टोर में दाखिल होने के बाद से अब तक किसी ऐसी औरत को स्टोर में दाखिल होते नहीं देखा जो बकौल आपकी बेगम साहिबा के बेमिसाल हुस्न की मालिक है। ऐसी कोई औरत किसी भी मर्द की निगाहों के सामने से गुजरे तो वो रह जाती है ना साहब। सिक्योरिटी गार्ड की बात ने टीपू हसन को चकरा के रख दिया। इसकी परेशानी में इस लम्हे कई गुना इजाफा होके रह गया जब दिलनशीन के हाथों ज़ख्मी हुई सेल्स गर्ल ने बताया। बेगम साहिबा अशिया की ख़रीदारी करते हुए एकदम से अपनी जगह खड़ी रह गईं। इनकी आंखों में अनजाना सा खौफ थिरकने लगा। चेहरे की गुलाबी रंगत भी इस तरह पीली पड़ गई जैसे उन्होंने मौत का चेहरा देख लिया हो। चंद लम्हों के बाद उनके लब मुहतरिक हुए। उन्होंने जाने किस से ये अल्फाज अदा किए, तुम झूठ बोल रही हो टीपू, तुम्हें नहीं जानते वगैरह वगैरह कहकर एकदम से चीखियों मुझ पे हमला आवर हो गई। सेल्स गर्ल ने इतना कह के खामोशी इख्तियार कर ली। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपके कहने का ये मतलब है कि इस वक्त वहाँ सिवाय मेरे बीवी और आपके किसी तीसरी औरत का कोई वजूद नहीं था। टीपू हसन की बात पर सेल गर्ल ने भरपूर यकीन के साथ असबाब में सर हिलाकर टीपू हसन को एक नई उलझन में डाल दिया। मैं इस हर्राफा को अपनी ज़िंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी, मैं इसकी जान ले लूँगी। आज तो वो कमीनी बचकर भाग निकली, लेकिन मैं इसे अगली बार बख्शूंगी नहीं। दिलनशीन सामान की ट्रॉली ढकेलती हुई गुस्से से बड़बड़ाती हुई करीब आई और वो बदस्तूर अपनी अतराफ खोजी निगाहों से तकती जा रही थी। टीपू हसन ने स्टोर के मालिक और मुतासरा गर्ल से माफ़ी तलब की और अशिया की अदायगी करके घर लौट आए थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।